इस वीडियो में हम कंपोजिट बीम की थ्योरी और उनमें नॉर्मल स्ट्रेस किस तरह कैलकुलेट करनी है उसके तरीक़े के बारे में बात करेंगे। अगर बीम को उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बनाया जाए तो उसको कंपोजिट बीम कहते हैं। यहाँ पर हम अलॉयज़ की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं जिनके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर लकड़ी की बीम के ऊपर या नीचे अगर हम स्टील की स्ट्रैप्स लगा के उसे मजबूत बना दें। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो भी एक बहुत उम्दा मिसाल है कंपोजिट बीम की। कंपोजिट बीम जो है वो इंजीनियर्स बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसका वज़न जो है वो कम होता है, मगर ये काफ़ी ज़्यादा लोड कैरी कर सकती है। यहाँ ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बीम की पूरी लंबाई में एक ही जैसी कंस्ट्रक्शन होगी, यानी कि बीम का हम क्रॉस सेक्शन जहाँ पे पर मर्जी लें वो एक ही जैसा होगा। बीम्स पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए जो फार्मूला फ्लेक्चर फार्मूला जो हमने बनाया था उसकी शर्त एक ये भी थी कि बीम जो है वो होमोजीनियस है, यानी कि एक ही मटेरियल की बनी हुई है। तो लिहाजा फ्लेक्चर फार्मूला हम कंपोजिट बीम के लिए सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर एक तरीका डेवलप करेंगे ताकि हम फ्लेक्चर फार्मूला जो है वो कंपोजिट बीम पर भी इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए किया ये जाएगा कि कंपोजिट बीम का जो क्रॉस सेक्शन है जिसमें ज़ाहिर है एक से ज़्यादा मटेरियल हैं, उसको एक ऐसे क्रॉस सेक्शन में हाइपोथेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए जिसमें एक ही मटेरियल है, यानी कि वो होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन है। जब ये काम हम कर लेंगे तो फिर हम फ्लेक्चर फार्मूले को हम इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ जाएंगे और जहाँ जहाँ भी हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी होंगी वो हम फ्लेक्चर फार्मूले से स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए अगली स्लाइडों में हम इस तरीके पर बात करते हैं और उस तरीके के पीछे जो थ्योरी है या जो साइंस है उसको भी देखते हैं। हम अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन से करेंगे। तो हम एक बीम लेते हैं जो दो मटेरियल्स की बनी हुई है और उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 और E2 है, और लेट से अपनी आसानी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि E2 जो है वो लार्ज है। E1 भी लार्ज हो सकता था, मगर हमने अपनी आसानी के लिए ये अज्यूम किया कि ये मटेरियल जो है ये माइल्ड है, इसका E1 कम है। ये मटेरियल जो रेड कलर में यहाँ शो हो रहा है वो हार्ड है, सख्त है, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2 है। लोडिंग की जो नेचर है वो प्योर बेंडिंग है, यानी कि दोनों एंड्स पर बीम के जो है वो बेंडिंग मोमेंट लगी हुई है। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो बीम का डिफॉर्मेशन पैटर्न जो है वो एक ही जैसा है, चाहे मटेरियल होमोजीनियस हो या मटेरियल कंपोजिट हो, यानी कि बीम बिल्कुल इसी तरीके से बीम डिफॉर्म होगी। जब बीम इसी तरीके से डिफॉर्म होगी तो किसी भी एक सेक्शन पर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लें तो उसका पैटर्न ये होगा, यानी कि वो लीनियरली वेरी करेगी। इस तरह की अगर बेंडिंग मोमेंट लगी हुई है तो बीम का जो बॉटम है नीचे सबसे वहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रेन होगी, यानी कि टेंसाइल होगी, डिफॉर्मेशन भी यानी कि इंक्रीज़ हुआ है लेंथ यहाँ पर, और टॉप पर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, यानी कि लेंथ में कमी वाक़ हुई है। और किसी न किसी एक पॉइंट पर जो हमें मालूम नहीं है उस पर डिफॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो है, यानी कि वो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पर। और नॉर्मल स्ट्रेन जो कि लीनियरली वेरी कर रही है उसका रिलेशनशिप जो है y से, और y वो है पैरामीटर जो हम नाप रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस से, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो वो रिलेशनशिप जो है वो ये है कि एप्सिलॉन x इज इक्वल टू -1/ρy। अब जब ये हमने किया तो हम स्ट्रेस भी देख सकते हैं कि स्ट्रेस क्या है, और स्ट्रेस देखने के लिए हमें मटेरियल 1 में अगर स्ट्रेस देखना चाहें तो हम सिग्मा 1 इसको अगर नाम दें तो वो होगा E1 एप्सिलॉन x, यानी कि नेगेटिव E1y/ρ। और अगर यहाँ पर कहीं पर हम देखना चाहें कि यहाँ पर स्ट्रेस क्या है तो उसका नाम अगर हम सिग्मा 2 दे दें तो वो होगा E2 एप्सिलॉन x,
यानी कि -E2y/ρ। अब इसको ये देखें कि अगर हम स्ट्रेन को जिस तरह हमने प्लॉट किया था वो बहुत ही कंटिन्यूस प्लॉट था, तो स्ट्रेस के केस में ये नहीं होगा बल्कि ये पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। माइल्ड मटेरियल के लिए कंटिन्यूस होगा विद इन द मटेरियल, उसके बाद एक जंप वगैरह आएगा और उसके बाद हार्ड मटेरियल के लिए फिर कंटिन्यूस होगा। इसमें हम देखते हैं कि जो मटेरियल माइल्ड है वो कम लोड ले रहा है और जो मटेरियल हार्ड है वो ज़्यादा लोड ले रहा है। वो बिल्कुल इसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हमने ये स्ट्रेन पैटर्न जो है ये हमारा फाइनली स्ट्रेन पैटर्न है। तो इसको बरकरार रखने के लिए मटेरियल जो हार्ड है वो ज़्यादा लोड लेगा और मटेरियल जो सॉफ्ट है वो कम लोड लेगा। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से गुजर रहा है हम इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकते। हम इस वक्त सिर्फ ये जानते हैं कि इस तरह की स्ट्रेन सिचुएशन है और कुछ इस तरह की जो है वो स्ट्रेस सिचुएशन है। अब जो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यहाँ शो हो रही है, इसने दो कंडीशन तो बिल्कुल मीट करनी है। एक कंडीशन ये है कि एक्स डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि इस स्ट्रेस को जब हम कन्वर्ट करें फोर्सेस में और न्यूट्रल एक्सिस के गिर्द मोमेंट लें तो वो जो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है उसके बराबर होनी चाहिए। अच्छा, ये जहन में रहे कि ये जो दो कंडीशन हैं ये कोई नई कंडीशन नहीं है, बल्कि ये वही कंडीशंस हैं जो कि होमोजेनियस बीम के लिए भी थी, और इन कंडीशनों से हमने कुछ नताइज भी निकाले थे। तो गोया अब तक अगर हम देखें तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वही है जो कि होमोजेनियस बीम की होनी चाहिए, फ़र्क सिर्फ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में है। अच्छा, अब ये कंडीशन मीट करने के लिए अब हम ये कर सकते हैं कि हम इस क्रॉस सेक्शन को हम ट्रांसफॉर्म करें एक और क्रॉस सेक्शन पर, और वो क्रॉस सेक्शन इस तरह की हो कि वो जो लोड है ना वो उतना ही बेंडिंग लोड ले जितना कि ये बीम ले रही है। लेट्स से कि ट्रांसफॉर्म क्रॉस सेक्शन ये है, तो ये क्रॉस सेक्शन उतना ही बेंडिंग लोड लेना चाहिए, इसका न्यूट्रल एक्सिस वहीं पर होना चाहिए जो कि इस ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन का है। तो उसके लिए कुछ मज़ीद शराइत होनी चाहिए ताकि बीम क्रॉस सेक्शन जो ट्रांसफॉर्म हो वो किसी ख़ास तरीके हो सके। तो पहली बात ये कि जो हमने शुरू से कहते आ रहे हैं कि इसका मटेरियल सेम होना चाहिए, यानी कि या तो वो E1 हो या E2 हो या कोई और भी बेशक हो, मगर हो वो सेम। यहाँ हमने इसको ब्लू कलर में इसलिए दिखाया है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही होगा जो मटेरियल इस मटेरियल का है, यानी कि E1। जो हाइट है बीम की हाइट वो सेम रहे, वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हमने चेंज की तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो गोया कि दो शराइत जब तक पता चली हैं वो ये कि बीम की मटेरियल कोई भी एक हो जाए, और दूसरा ये कि बीम की हाइट हम तब्दील नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली फिर एक ही काम कर सकते हैं कि जो मटेरियल दूसरा मटेरियल है, यानी कि जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2 है, इसको हम साइड वेज उसकी लंबाई में या चौड़ाई कहें, उसमें हम कमी या इजाफ़ा कर दें। तो अब हम कितना इजाफ़ा करें कितनी कमी करें वो हम देखते हैं कि हम वो कैसे करेंगे। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो बीम जो है ट्रांसफॉर्म बीम वो वही लोड ले जो कि ओरिजिनल बीम ले रही है। तो अब हम एलिमेंट्स पर देखते हैं कि क्या फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट हम लेते हैं उस मटेरियल में जिसका मॉडुलस E1 है, दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं उस मॉडुलस में जिसका एलिमेंट जो है वो DA है, यानी उतना ही बड़ा है, और ये हम ट्रांसफॉर्म्ड बीम की शक्ल लेते हैं जो कि E1 वाला जो मटेरियल है जिसका मॉडुलस E1 है वो तो वही रहेगा, लेकिन वो मटेरियल जहाँ पर मॉडुलस E2 है वो उसका मटेरियल चेंज होकर E1 हो जाएगा, लेकिन उसकी चौड़ाई में कुछ इजाफ़ा या कमी होगी। तो हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि वो इजाफ़ा या कमी कितनी होगी। तो लेट्स से DF1 हम नाम देते हैं उस फोर्स का जो यहाँ एक्ट कर रही है, तो वो सिग्मा 1 × DA होगी, यानी कि स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया।
और स्ट्रेस सिग्मा 1 है E1 y ओवर रो dA, तो ये एक हमें रिलेशनशिप मिल गया। इसी तरह यहाँ पर जो फोर्स DF2 अगर अप्लाई कर रही है तो वो क्या होगी, सिग्मा 2 dA, यानी कि सिग्मा 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया dA, वो हो जाएगा E2 y ओवर रो dA। तो यहाँ तक तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो अब हम अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि E1 और E2 का हम एक रेशो ले लें, उसका नाम हम n दे दें, और n जो है वो हम उसको डिफ़ाइन करें कि E2 ओवर E1 है, तो हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। तो DF2 को हम अगर दोबारा कैलकुलेट करें कि DF2 जो है वो E2 y ओवर रो dA है, और E2 की जगह हम यहाँ से n E1 लिख लें कि E2 की जगह हम n E1 लिख लें, तो ये हो जाएगा n E1 इंटू y ओवर रो इंटू dA। और हम n अगर उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये होगा E1 y ओवर रो, जो कि यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है, इंटू n dA। अब चूँकि DF2 जो है वो सेम है, यहाँ भी जो अप्लाई हो रही है वो भी वही है, जो यहाँ अप्लाई हो रही है वो भी वही है, तो सेम DF2 जो सेम है, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर वो DA पर अप्लाई हो रही है तो वही DF2 जो है वो यहाँ पर NDA पर अप्लाई हो रही है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम जो अपना ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन में जो सख्त मटेरियल है जिसका मॉडुलस E2 है, उसको हम उतना चौड़ा करें जितना कि n है। और n क्या है, n है मॉडुलस का रेशो। अब फ्लेक्चर फार्मूला हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिग्मा x का हमें पता है कि इट इज़ -my ओवर i, तो सिग्मा 1 जो है वो तो बिल्कुल वही होगा जो कि सिग्मा x है, यानी कि यहाँ पर तो कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन सिग्मा 2 हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर लेट्स से सिग्मा 2 कि हम सिग्मा x कैलकुलेट करें इस फार्मूले से, और फिर हम जो है ना उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। गोया सिंपल अल्फाज में ट्रांसफॉर्म सेक्शन में हमने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि वो मटेरियल जिसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे मटेरियल में लाना है, यानी कि वो मटेरियल जिसका मॉडुलस E2 है, जितना वो है उसको हम n टाइम्स चौड़ा कर दें, तो हमारा ट्रांसफॉर्म सेक्शन हमें मिल जाएगा। अब जबकि हमने क्रॉस सेक्शन को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका देख लिया है, तो अब हम प्रोसीजर पूरा बता सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए कंपोजिट बीम में क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रेस निकालने का फार्मूला वही होगा जो हमारा होमोजीनियस मटेरियल का है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू my ओवर i। तो सबसे पहले काम ये होगा कि हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक नए क्रॉस सेक्शन में जो एक ही मटेरियल का बना हुआ होगा। लेट्स से वो मटेरियल है जिसका मॉडुलस E1 है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिस तरह हमने बात की कि उस मटेरियल की ज्योमेट्री जिसका मॉडुलस E1 है वो तो वही रहेगी, लेकिन जो मटेरियल जिसका मॉडुलस E2 है उसकी हम चौड़ाई बढ़ा देंगे। अगर उसकी चौड़ाई b है तो अब उसकी नई चौड़ाई NB होगी। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि हम इस नई ट्रांसफॉर्म्ड क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालें, क्योंकि सेंट्रॉइड वो जगह है जहाँ पर से न्यूट्रल एक्सिस गुजर रहा है और वो पता होना ज़रूरी है। जब हम न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे तब हम इस ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस के गिर्द। ये दोनों काम करने के बाद हम अपना फ्लेक्चर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और जहाँ जहाँ भी हमने स्ट्रेस निकालनी है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो कैलकुलेटेड स्ट्रेस है ये इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी अगर उन पॉइंट पर निकाली गई है जहाँ का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है। लेकिन अगर हमने स्ट्रेस वहाँ कैलकुलेट की है जहाँ मटेरियल दूसरा मटेरियल है जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2 है, तो कैलकुलेटेड स्ट्रेस को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक्चुअल स्ट्रेस मिल जाए। हमने कंपोजिट बीम में स्ट्रेस कैलकुलेट करने का तरीका भी देख लिया और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो भी देख लिया, लेकिन ज़मनी तौर पर हम अब बात करना चाहते हैं कि डिफ़ॉर्मेशन किस तरह की होगी। तो कंपोजिट बीम की डिफ़ॉर्मेशन जिस तरह हमने कहा वो बिल्कुल उसी तरह होगी, उसका पैटर्न वही होगा जो कि होमोजीनियस बीम का है, सिवाय इसके कि इसका जो न्यूट्रल एक्सिस वगैरह थोड़ा सा शिफ्ट
हो गया होगा। तो अगर हम चाहें कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर निकालें तो इसके लिए फार्मूला बिल्कुल वही इस्तेमाल होगा जो कि होमोजेनियस बीम का था। सिर्फ शर्त ये होगी कि हम चूँकि इस्तेमाल हम करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, तो 1/रो में फिर हम E1 इस्तेमाल करेंगे या रो में हम E1 इस्तेमाल करेंगे, और इसको इस्तेमाल करते हुए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर है वो हम निकाल सकेंगे। और यहाँ पर जो आई इस्तेमाल करेंगे वो ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन पे जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके गिर्द होगा। कंपोजिट बीम क्या होती है, उस पर स्ट्रेसेस वगैरह किस तरह निकाली जाती हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।